बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूं वो है एफबीआर चैलेंजेस एज अ रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी। कि एफबीआर के लिए क्या चैलेंजेस हैं। हम ये हमेशा इस पे थोपते हैं कि एफबीआर जो है वो वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहा, लेकिन उसको क्या चैलेंजेस हैं इसको काम करने के लिए और एज ए एजेंसी क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है इंट्रोडक्शन। द क्रिटिकल रोल ऑफ एफबीआर क्या है। क्रिटिकल रोल एफबीआर मैंडेट तो एफबीआर का है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाइल इंश्योरिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, ये एफबीआर का मैंडेट है। तो अगर हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में देखा जाए तो बेंचमार्किंग अगेंस्ट लीडिंग टैक्स एजेंसी इंडियन, बांग्लादेश एंड ओईसीडी नेशंस जो है इनमें किस तरह से काम कर रही हैं, और पाकिस्तान फिजिकल चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं कि प्रेजेंट लो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो 10% तक है, वो बहुत कम टैक्स टू जीडीपी रेशो है। एंड वाइड स्प्रेड टैक्स अवेजन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक है वो बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के जो रेवेन्यू क्राइसिस हैं इसमें की मैट्रिक्स क्या है। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है अगर हम 2023 की देखें तो उसमें 10.4% थी, वाया रीजनल एवरेज जो है 15 to 18% है। अगर हमारे रीजन में देखा जाए तो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 15 से 18% तक है, लेकिन पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो ओनली 10.4% थी। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा 0.6% कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है जो हम एफबीआर पे खर्च करते हैं, वो टोटल जो है कलेक्शन की 0.6% है। लोएस्ट इन द साउथ एशिया बट एट वट कास्ट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और इनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, जिसकी सैलरीज लो हैं, जिसकी वजह से करप्शन होती है। तो ये कॉस्ट जो है इसको भी ग्लोब अपने इस लेवल पे बढ़ाना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो रीजनल हो, इस लेवल पे हो, तो फिर जो कॉस्ट है उतनी उस पर लगानी पड़ेगी। अगर हम अनकलेक्टेड रेवेन्यू की बात करें जो कि हमारा चोरी हो जाता है, वो हमारा तकरीबन 3 to 4 ट्रिलियन एनुअली जो है टैक्स रेवेन्यू चोरी होता है, करप्शन की नज़र होता है या वो ब्लैक मनी में जाता है। अगर हम कंपैरेटिव टैक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो जो हमारे कंट्रीज़ हैं उसमें टैक्स टू जीडीपी रेशो है और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, उसका क्या है कि पाकिस्तान जो है इसकी टैक्स टू जीडीपी रेशो 10.4% है, बहुत कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 18% तक होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो 0.6% है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी कम है, मीन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरीज और इसके जो खर्चे इसको कलेक्ट करने में आते हैं वो भी कम है। फिर हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो टैक्स टू जीडीपी रेशो 7.2% है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। इस रीजन में एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है 1.1% है, यानी कि मोर देन जो है इससे तकरीबन हाफ से ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन उसकी। तो ये भी इसकी अहम चीज़ है। और बांग्लादेश के अगर देखा जाए तो इसकी टैक्स टू जीडीपी रेशो तो इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी कॉस्ट काफ़ी है कि वो पाकिस्तान से आलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, 1.3%। इसी तरह श्रीलंका जो है वो 11.5% उसकी टैक्स टू जीडीपी रेशो है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो डबल है। अगर हम कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं, तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की वजह से कलेक्शन ज़्यादा हो, सैलरीज ज़्यादा होने की वजह से करप्शन कम हो और फिर भी कलेक्शन ज़्यादा हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो की टेक अवे जो है वो ये है कि पाकिस्तान लो टैक्स यील्ड इज़ द स्ट्रक्चरल इशू नॉट जस्ट एन एफिशिएंसी प्रॉब्लम। तो स्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है, सिर्फ एफबीआर के एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम अगर की चैलेंजेस का ओवरव्यू करें कि क्या क्या हमें की चैलेंजेस हो सकते हैं, इंटरनल की चैलेंजेस वर्सेस एक्सटर्नल की चैलेंजेस क्या हैं। इंटरनल चैलेंजेस ये हैं कि स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज है कि प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, लेक ऑफ इंसेंटिव्स है, अगर इनकी सैलरीज बहुत कम है जिसकी वजह से करप्शन की तरफ जाते हैं। और इंस्टीट्यूशनल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हैं।
इसी तरह का हम अगर एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करें तो एक्सटर्नल में जो इनके पास है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इनफॉर्मल इकॉनमी है, फॉर्मल इकॉनमी नहीं है, एंड वीक इन्फोर्समेंट है। तो जिसकी वजह से ये चैलेंजेस हैं कि हम ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस फियर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एफबीआर, कि शायद ये नहीं चाहती, पॉलिटिक्स भी और सियासी लोग भी ये नहीं चाहते कि एफबीआर जो है वो इतना मजबूत हो कि मुल्क तरक्की करे, वो शायद प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। अब हम अगर इंटरनल चैलेंजेस और इंस्टीट्यूशनल गैप भी बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो एक मेजर है। ह्यूमन रिसोर्स एंड स्ट्रक्चरल इशू क्या हैं? लो सैलरीड एंड पुअर कैरियर पाथ, सैलरीज कम है, कैरियर पाथ पुअर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं तो इसको छोड़ के या तो अपना बिजनेस कर लेते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके अच्छा सेटअप कर लेते हैं। ये बहुत एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद ग्रेड 20 to 22 वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कि पॉलिटिकल विल्स जो है वो उसके बगैर ये इस पोस्ट पे बंदे जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते या लगाए जा सकते। तो अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्टिंग एंड प्रमोशन का इन्फ्लुएंस होता है इन पे स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बना सकते। लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्या है कि लिमिटेड डिजिटल, जब आज डिजिटल का दौर है हर चीज़ पे, तो हमारे पास लिमिटेड है डिजिटल अडॉप्शन। इवन कि अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बड़ी देर से इस पे प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक वो किसी एक सेक्टर पे भी अच्छी तरह कंप्लीट नहीं हो सका, उसमें प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इसी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग जो है वो बहुत कम है। ट्रेनिंग्स जो हैं ये एक अहम किरदार अदा करती हैं किसी के भी इफ़ेक्टिव और एक्सपर्ट होने में। तो ये ट्रेनिंग्स का जो है ये भी बड़ा स्लो डाउन है। इसमें एटलीस्ट हर मेंबर को साल में 2 ट्रेनिंग्स होनी चाहिए हर एम्प्लॉइज़ को, वो भी नहीं है। लेक ऑफ यूनिटी एंड लीडरशिप विजन जो है, इंटरनल इनएफिशिएंसीज का भी वजह है कि वो एक दूसरे की टांगें खींचना, जहाँ करप्शन होती है वहाँ एक दूसरे की टांगें ज़्यादा खींची जाती हैं। अच्छी पोस्टिंग के लिए दूसरे को लेट डाउन किया जाता है, तो जो कम्पिटेंट लोग हैं उनको ऊपर काम करने के लिए नहीं आने दिया जाता। करप्ट लोग जो हैं वो अच्छी पोस्टिंग्स में चले जाते हैं। तो अगर हम एफबीआर इंटरनल चैलेंजेस और एचआर नीड्स एंड वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स को किस चीज़ की नीड होती है, जैसे कि ट्रेनिंग एक अहम ज़रूरत है, ट्रेनिंग से काबिलियत बढ़ती है, ये होनी चाहिए। बेनिफिट्स उनको होने चाहिए ताकि प्रॉपर बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो काम अच्छा करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट, स्किल्ड लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, टैलेंटेड लोग होने चाहिए, टैलेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और उनको गोल्स होने चाहिए जिन गोल्स को प्रॉपरली वो अचीव कर सकें। इसी तरह इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज, एफबीआर एज अ लीस्ट वर्कफोर्स वाया द पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ टैक्स पेयर अमंग द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के मुताबिक टैक्स फोर्स रखी जाती है, पाकिस्तान में सबसे लीस्ट है। कि मतलब अगर हम पर एक जो एम्प्लाई है वो कितनी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है, और इसको अगर हम कंपैरिजन में आगे आपको बताऊंगा, पाकिस्तान में सबसे कम है। और इसके बाद एज ए रिज़ल्ट बोथ द इन्फोर्समेंट एंड फैसिलिटेशन एस्पेक्ट्स आर बीइंग कंप्रोमाइज्ड। तो इसकी वजह से ही वो कंप्रोमाइज़ होता है रेवेन्यू। इवन द मोस्ट एडवांस्ड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड टैक्स सिस्टम यूके, जिसमें HRMC है, US इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज हैं, कनाडा में है सेंट्रल रेवेन्यू सर्विसेज, और जापान में नेट है, NTA है, हैव अ 4 टाइम वर्क फोर्स एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इन देयर पॉपुलेशन इज़ लेस देन हाफ ऑफ द पाकिस्तान। कि इन कंट्रीज़ का जिनका मैंने जिक्र किया उनकी पॉपुलेशन तो पाकिस्तान से आधी है, लेकिन उसमें जो टैक्स फोर्स है वो इसके डबल है या इसके 4 टाइम है। तो ये मैंने अगर कंपैरिजन हम करें IRS वर्क फोर्स टैक्स पेयर्स रेशो कंपैरेटिव एनालिसिस हम अगर करें कि रेवेन्यू एजेंसी कौन सी है और टोटल पॉपुलेशन उधर कितनी है, टोटल टैक्स पेयर कितने हैं, एज ऑफ परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स क्या है, एम्प्लॉइज़ रेवेन्यू एजेंसी में टोटल कितने हैं, और टैक्स पर्सनल टू टैक्स पेयर रेशो क्या है, और टैक्स पर्सनल टू पॉपुलेशन रेशो क्या है।
तो इसमें अगर हम यूके की हर मैजेस्टीज़ ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स को देखें तो उसमें ये पॉपुलेशन के हिसाब से अगर लगाएं हम, तो टैक्स पेयर टू रेशो जो है 1 से 471 टैक्स पेयर को एक टैक्स मैन है। और पॉपुलेशन के मुताबिक हम देखें तो 1179 के लिए एक टैक्स मैन है, यानी कि 1179 पॉपुलेशन को एक टैक्स मैन कवर करता है। इसी तरह ये सारे यूएस से इंडिया और बाकी सब को देखें तो पाकिस्तान में अगर आप आएंगे तो 17,884 पॉपुलेशन के लिए एक टैक्स मैन है और टैक्स पेयर्स 300 टैक्स पेयर के लिए एक टैक्स मैन है। इंडिया में गो के ऐसे ही सिचुएशन है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमसे अच्छी है कि वो इंडिया जो है वो बड़ी पावरफुल रेवेन्यू एजेंसी है उनकी, वो 18,893 पे एक टैक्स मैन है। लेकिन बाकी सब जो हैं वो आलमोस्ट कुछ हंड्रेड्स और कुछ इसमें आ रहे हैं। तो लेकिन जो इंडियन पावरफुल इस वजह से है कि उसमें इख्तियारात इंडिया को बहुत ज़्यादा हैं। तो इन एडिकेट जो है ह्यूमन रिसोर्स वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है, फॉलोइंग इमीडिएट स्टेप्स जो हैं इनको लेना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट टू फिल द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज BPS 1 to 15 देर आर 3200 वेकेंट पोस्ट हैं उनको किया जाए। फिर उसके बाद एक्सपेडाइट रिक्रूटमेंट की जाए इंस्पेक्टर्स की एटलीस्ट 1500 से 2000 तक। फिर क्रिएशन ऑफ मोर सीट इन BPS 18 एंड 19 एटलीस्ट 500 टू प्रमोट द सीनियर ऑडिटर्स एंड ऑडिट ऑफिसर्स को, जो कि जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है सेल्स टैक्स में उनका एक्सपीरियंस चल रहा है फ्रॉम 1998 2000 और 2001 से एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBAs, MCOM और इस तरह के लोग थे जिनको आज तक प्रमोट ही नहीं किया गया। तो उनको अगर प्रमोशन दे के डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर बनाया जाए, 18 to 19 प्रमोशन दी जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल लोग जो फील्ड में आके ज़्यादा सेल्स टैक्स में अच्छा जो सेल टैक्स डे बाई डे नीचे जा रहा है इसको प्रमोट किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह क्रिएशन ऑफ 100 to 125 सीट्स फॉर 20 and 21 एड्रेस टू द ऑपरेशनल इशूज़, मोर ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एक्सपीडिशियस प्रोसेसिंग रिफंड्स, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑफिसर्स होने चाहिए। जब ये DC और एडिशनल सीनियर ऑडिटर और ऑडिट ऑफिसर प्रमोट होंगे तो वो काफ़ी स्पेस बन जाएगी कि लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा और रेवेन्यू को एक्सपीडाइट किया जाएगा। टू रिजॉल्व द पेंडिंग लिटिगेशन इशूज़ IRS अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड कमिश्नर अपील्स PM डायरेक्टिव्स टू स्केल ऑफ द IRS ट्रिब्यूनल 100 बेंचेस के 100 बेंचेस तक उसको बढ़ाया जाए। तो उसमें जो है नो डी स्केल एंड मे नो बी एडजस्ट विद द कमिश्नर अपील्स। तो इसमें यह है कि कमिश्नर अपील्स को जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो है उसमें FBR के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको पोजीशन दी जाए ताकि उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएँ और ऐसे ही केसों को ना बेचा जाए जैसे रूटीन में हो रहा है। तो टू लिमिटेड ऑफिस एंड पुअर आउटरीच अक्रॉस द कंट्रीज़, क्या इसमें आ रहा है दी टोटल नंबर ऑफ टैक्स ऑफिस ऑफ द कंट्री आर नॉट मोर देन 100 विच इज़ फार लेस दैन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ये होता है कि जिस शहर में आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको उसमें रेवेन्यू अथॉरिटी हो जिसकी आपको डिटरनेंस भी हो, और आप अगर अपना प्रॉब्लम्स रजिस्ट्रेशंस के और उसके अलावा टैक्स पेमेंट के करवाना चाह रहे हैं तो आपको उधर फैसिलिटी करीब हो। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि छोटे शहरों में और इवन के दरमियाने शहरों में भी टैक्स के ऑफिस नहीं हैं, जिस सिर्फ बड़े शहरों में ये फैसिलिटी है। तो ये चाहिए कि वो उनको करीब तरीन टैक्स ऑफिस भी मिले। सो देर इज़ अ लिमिटेड आउटरीच टू द पुअर इंटरेक्शन ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ एंड टैक्स पेयर्स आ रहा है। इसकी वजह से फिर जो इनकी इंटरेक्शन है बहुत कम है, थोड़े आपस में मिल सकते हैं। और इसी तरह फॉर इंस्टेंस द टोटल नंबर ऑफ टैक्स ऑफिस इन जापान जो है वो 525 हैं एंड टोक्यो अलोन देर आर 100 टैक्स ऑफिस। मीन है कि टोक्यो में उतने ऑफिस हैं जितने टोटल पाकिस्तान में हैं। तो इसलिए वो टैक्स ऑफिस को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि इनका गैप जो है वो कम हो। वे फॉरवर्ड क्या है, FBR प्लान टू एस्टेब्लिश 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस अक्रॉस द कंट्री अकॉर्डिंग टू द ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर HR रिक्वायरमेंट एंड लॉजिस्टिक टू बी एड्रेस्ड।
तो इसी तरह जैसे मैं कह रहा हूँ कि सीनियर ऑडिटर और ऑडिट ऑफिसर को भी प्रमोट करके असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर बनाया जाए, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस हैं उन पे भी जाके हमारी वो है फोर्स पूरी हो जाएगी और सबको सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेस में हेल्प मिलेगी। इन मेजर सिटीज़ मोर टैक्स ऑफिस एंड फैसिलिटेशन सेंटर आर रिक्वायर्ड, ये भी मैंने बताया इसमें होना चाहिए। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ more tax offices could also be addressed through the online budget and through allocation of 1.5 of the revenue achieved। तो ये है कि एट लीस्ट जो एक्सपेंस है वो 1.5% तक तो होने चाहिए जो एफबीआर अथॉरिटीज़ पे लगाए जाएं, एफबीआर के कलेक्शन चार्जेस पे लगाए जाएं ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में बी गिवन टू एफबीआर, तो एफबीआर को जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इस पे दी जाए। अब पुअर कैरियर प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो डिस्पाइट बीइंग अ लार्जेस्ट कैडर इन द सिविल सर्विसेज, एफबीआर हैड द लीस्ट पोजीशन एंड 20 एंड 22, एफबीआर की बड़ी 20 से 22 में कम पोस्टें हैं, हालांकि लार्जेस्ट कैडर है सिविल सर्विसेज का। ड्यू टू पुअर कैरियर प्रोग्रेशन लाइक सीनियर एडिटर एंड इनलैंड रेवेन्यू आर नॉट प्रमोटेड इवन अ सिंगल टाइम, ओनली वंस अपग्रेडेड इन 25 ईयर की सर्विसेज में सिर्फ एक दफ़ा अपग्रेड किया गया है सीनियर एडिटर और ऑडिट ऑफिसर को, तो इसलिए जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो पुअर है। हालांकि ये एक्सपर्ट लोग हैं, इनको अगर अपग्रेड इनको कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, तो यकीनन ये बहुत रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं और इनसे मोटिवेशन भी आएगी और वर्क भी बेहतर कर सकेंगे। द प्रमोशन ऑफ एफबीआर ऑफिसर्स पार्टिकुलरली इन बीपीएस 16 एंड 19 to 21 जो है वो बहुत स्लोएस्ट है। इसमें बाज़-औक़ात तो लोग 16 में ही रिटायर्ड हो जाते हैं कई साल 25-25 साल लगाने के बाद। तो इसको प्रमोशन को बेहतर किया जाए जैसे कि बाकी रेलवेज़, ओएमजी और बाकी ऑफिस में है। इसी तरह ब्रॉडन द टैक्स बेस एंड 3.9 मिलियन पोटेंशियल टैक्स पेयर बी टेकन इन द नेट, तो नेट में ज़्यादा टैक्स पेयर्स को लाया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए ऑफिसर को। ऑल ट्राइज टू नेट द रैशनलाइज के इसको रैशनलाइज करें। अब जब आप ऑफिसर का चूल्हा ठंडा नहीं करेंगे, उसको प्रमोशन देंगे, उसको सैलरी प्रॉपर देंगे, तो यकीनन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। टू एस्टैब्लिश एडिशनल टैक्स ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट level and address the refund of the tax payment, there is a dear need to more senior officers। तो ज़ाहिर है सीनियर ऑफिसर की ज़रूरत है, तो इसीलिए हम इनको प्रमोट करें और नए ऑफिस बनाएं। द डिस्पोज ऑफ लिटिगेशन केसेस एज अपील एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल पे लिटिगेशन में बहुत सारे केसेस अड़े हुए हैं, तो जब ये प्रमोशंस होंगी, जब सीनियर एडिटर ऑडिट ऑफिसर प्रमोट होकर आगे एडिशनल और डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, तो अगले जाके अपील लेवल पे ऑफिसर्स की प्रमोट करके अपील को बेहतर किया जा सकता है। तो इट कैन बी रिजॉल्व थ्रू द अपग्रेडेशन एंड क्रिएशन ऑफ द सीट एज वेयर द कैडर स्ट्रेंथ इज पैरामेडिकल हिरार्की ऑफ आईआरएस एंड कस्टम्स को जो है इनको अपग्रेडेशन की जाए अगर उसमें प्रमोशन में प्रॉब्लम है। रेस्टोरेशन ऑफ आईआरएस सीट्स इन द टैक्स ट्रिब्यूनल में भी आईआरएस की सीट्स को दिया जाए। रेदर द एडिशनल सीट विद द मोर ट्रिब्यूनल आर अपग्रेडेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द कमिश्नर अपील ऑफिसर्स अपग्रेड अप टू BPS 21 and additional 60 to 70 seat upgrade to the grade and also upgrade the senior auditors and inland revenue officers for further grades. Upgradation of the post of 6 chief commissioner from BPS 20 to 21 जो बहावलपुर, कोयटा, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट और सखर की हैं 20 ग्रेड की हैं, उनको अपग्रेड करके 21 ग्रेड में किया जाए। और MS विंग एस्टेब्लिश सबमिट इन December 2021. Establish a additional tax office in district level and address the refund of the taxpayers किया जाए। और establishment of 4 new directorates जिसमें BS20 के डायरेक्टर है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आमला का इम्प्लीमेंट है। FATF रिकमेंडेशंस के लिए रिक्वेस्ट टू सेंड MS विंग्स एस्टेब्लिशमेंट इन अगस्त 2020 में ये इनकी लिए रिक्वेस्ट भेजी गई थी, तो इनको भी डायरेक्टर्स को भी लगाया जाए। इसी तरह इनोवेट लॉजिस्टिक एंड अलाइड फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम है, तो वो फैसिलिटीज़ किस तरह से दी जाएँ। दी फील्ड ऑफिसर्स कंप्लाइड द लेक ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑपरेशनल व्हीकल्स नहीं है, व्हीकल्स दी जाएँ एंड दस रिजल्टिंग द पुअर इन्फोर्समेंट एंड डिटर्नेंस, क्योंकि
टैक्स मैन जो है टैक्स पेयर के पास जा नहीं सकता, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, तो इसलिए वो डिटरनेंस कम है। जब उनको पता होगा कि व्हीकल्स हैं और वो आ सकते हैं तो डिटरनेंस ज़्यादा होगी और टैक्स पेयर टैक्स पूरा जमा करवाएगा। इसी तरह दी ऑफिसर्स एंड द स्टाफ लेक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हाउसिंग नहीं है। हर फील्ड की अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, FBR की नहीं है। हर फील्ड के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान के FBR के नहीं है। इसी तरह से हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी बहुत कम हैं। तो थ्रू requisite funding and developing the procurement of field offices, RE initiates the procurement process for taking all stakeholders on board। साथ stakeholder को बोर्ड में लेके इसका किया जाए। सैलरीज़ की मैंने बात की, जैसे कि लोएस्ट पेड स्टाफ है FBR का। FBR एम्प्लॉइज़ आर द लोएस्ट पेड अमंग द सिविल सर्विसेज के जितने भी ग्रुप हैं सब में लोएस्ट पेड जो है FBR का है। ऑल अदर ग्रुप्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोफेशनल लेवल आर गेटिंग 150% एडिशनल पे। बाकी सारे जो हैं 150% एडिशनल पे ले रहे हैं FBR से, लेकिन FBR के लोगों को सिर्फ 20% का एक अलाउंस दिया जा रहा है। फील्ड फॉर्मेशन IRS आर गेटिंग ओनली अ बेसिक पे दैट इज़ नॉमिनल। FBR अलाउंस ऑफ 20%, सिर्फ 20% का एक अलाउंस है जो इनको मिल रहा है, तो बाकियों को 150% मिल रहा है। द ग्रॉस सैलरी ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ IRS इज़ ओनली 63,000 एंड इट इज़ टेक टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ बिलियंस के। एक ऑफिसर के ज़ुम्मे लगाया जाता है कि आप बिलियंस का रेवेन्यू कलेक्ट करें और 63,000 उसको सैलरी दी जाती है, तो अब वो करप्शन ही करेगा ना। अब उसको कैसे रोकेंगे कि जो अपना घर का चूल्हा तो उसने जलाना है, अपने ऑफिस आने जाने का खर्चा तो निकालना है, तो इसलिए उनको ज़्यादा दिया जाए ताकि वो करप्शन से बाज आए। दीज आर द मेन रेवेन्यू लीकेजेस, यही रीजंस हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू लीक हो रहा है। तो ऑप्शन टू एनहांस द सैलरी क्या हो सकती है कि परफॉर्मेंस अलाउंस फॉर द फील्ड फॉर्मेशन एट द लीस्ट ऑफ 150% बेसिक पे टू द ऑल एम्प्लॉइज़ को 150% देना चाहिए। इनहेंस FBR फिक्स अलाउंस जो है फॉर द स्टाफ ऑफ द ऑफिशियल्स उसको 150% ऑफ द बेसिक पे कर दिया जाए। दी टोटल फाइनेंशियल इम्पैक्ट ओनली 2.5 बिलियन के इस पे पड़ेंगे और कलेक्शन इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, वो ट्रिलियंस में हो जाएगी। तो इसी तरह डी फ्रीज़ किया जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि FBR का जो अलाउंस है 2014 में फ्रीज़ कर दिया गया था, उसको अब डी फ्रीज़ किया जाए। डी फ्रीज़ किया जाएगा तो 100% रनिंग बेसिक का मिल जाएगा, तो इससे ओनली 4.5 बिलियन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये अगर कर दिया जाए तो 4 ट्रिलियन तक आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें अगर के कंपैरिजन ऑफ BPS 17 के ऑफिसर की करें पे इन द ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, तो बाकी इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज जो है उसमें कितने ले रहे हैं और बाकी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में कितने ले रहे हैं। तो इसमें हम अगर इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज की बात करें कि ग्रॉस सैलरी 71,000 है और टेक होम जो है वो 63,000 है, ठीक है। इसमें हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो उसमें उनकी है 162,000 और टेक होम है 1,48,000, यानी कि 85,000 ज़्यादा है। एक ही ग्रेड में 85,000 ज़्यादा है। फिर पुलिस सर्विसेज में 76,000 ज़्यादा है, फॉरेन सर्विसेज में 16,000 ज़्यादा है, मिलिट्री लैंड में जो है 16,000। तो इसी तरह ये अगर आप देखे जाएँ तो सारी सर्विसेज में FBR की सैलरी सबसे कम है। तो फिर कहते हैं कि FBR करप्शन करता है। ये तो ऐसे लगता है कि वो मैनेज करके उनसे करप्शन करवाई जा सकती है और उनको करवाई जा रही है। तो अगर स्पेशल अलाउंसेस की बात की जाए तो FBR में सिर्फ जो है 20% का एक अलाउंस दिया जा रहा है, लेकिन बाकी अगर आप देखें कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA में जो है 155% है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में जो है 150% है, और इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी 150% है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है 150, सब के जो है ना 100 से ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान का इवन ये जो है बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को मैं कहता हूँ कि लोगों को फ़कीर बनाने का काम किया जाता है, उनको भी 100% अलाउंस दिया जा रहा है कि लोगों को फ़कीर बना रहे हैं। तो अब जो अदारा गवर्नमेंट के लिए सारे एक्सपेंसेस के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, जिसने बिलियंस की रिकवरी करनी है, उसको सिर्फ 20% है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं जो वजह बनती हैं करप्शन करने की। प्योसिटी ऑफ फंड्स क्या है? दिस इन्वॉल्व द शॉर्टेज ऑफ फंड ऑफ ऑपरेशन एज वेल एज डेवलपमेंट
ये जा रहा है कि वो फंड इकट्ठे नहीं होते, तो जिसकी वजह से ऑपरेशनल और डेवलपमेंट फंड में कमी आती है। एक्सपेंडिचर ऑफ ERE एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड नॉन ERE ऑफ द लास्ट 2025 ₹42 बिलियन है सिर्फ। एट द प्रेजेंट 0.4% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्ट बीइंग स्पेंट ऑन है। तो FBR में जो है सिर्फ 0.4% जो है ना वो स्पेंड किया जा रहा है, जो वर्ल्ड्स में लोएस्ट है, पूरी दुनिया में कम से कम है इसमें, कि 0.4% जितना कलेक्ट करते हैं उसका 0.4% सिर्फ स्पेंड करते हैं। एज पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस द एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ रेंजेस 1.5 to 2.5 तक। मीन इससे दुगना, तिगना और 5 गुना, 3 गुना और 5 गुना ज़्यादा जो है उस पर किया जाता है। तो प्लीज़ ये अगर हायर अथॉरिटीज़ सुन रही हैं तो इसमें इसको बेहतर करें ताकि करप्शन कम हो और रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हो। दी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इज़ गेटिंग 2% ऑफ द रेवेन्यू टारगेट। अब ये देखें, जो पंजाब अथॉरिटी है, जो एक पाकिस्तान का सूबा है पंजाब, उसमें जो है वो 2% तक ऑफ द कलेक्शन जो है फंड्स दिए जाते हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में कम है। तो अगर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में 0.43% है। लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं उनमें 2.4% होता है, हाई इनकम में 1.2% है, और एवरेज OECD हाई इनकम कंट्रीज जो है 1.5% है। मीन ये है कि पाकिस्तान से 3 गुना है एटलीस्ट सारे में कलेक्शन। प्रेजेंटली द रेवेन्यू कलेक्शन चार्जेस 0.4% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्शन, वेयर एज इट शुड बी मोर दैन 2% इन पैरा 12 ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन पाकिस्तान रेज। रेवेन्यू का जो एक प्रोजेक्ट था उसके मुताबिक 2% एज रीच होना चाहिए। डिस्पाइट दिस लार्ज साइज द FBR इज़ अंडर सर्व्ड। ये जो वर्ल्ड बैंक के हैं कि अंडर रिसोर्स विद एन एनुअल बजट इक्वल अराउंड टू 0.43%, इट इज़ रिसीप्ड मच बिलो द लेवल ऑफ हाई परफॉर्मेंस ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के मच बिलो है, इसको बेहतर होना चाहिए। प्योसिटी ऑफ फंड्स एंड वे फॉरवर्ड एलोकेशन ऑफ 1 to 1.5% बजट टारगेट अचीव टू गिवन टू द FBR स्पेंडिंग पे लगना चाहिए। ए सिंगल लाइन बजट ऑफ FBR इज़ रिजॉल्व दिस इशू। ये अगर कर दिया जाए तो बजट का इशू रिजॉल्व हो सकता है। दी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विद रिगार्ड टू स्पेंडिंग एंड ऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट विल प्रोवाइडेड टू द FBR एंड फिजिकल स्पेस। तो इसमें FBR को इसकी अपनी स्पेंडिंग की ऑटोनॉमी दी जाए कि खुद इसको स्पेंड करे। और यूनिटी अमंग द रैंक्स, नेटवर्किंग, डायलॉग्स एंड एजिटेशन टू रिजॉल्व द इशू। तो रैंक्स के दरमियान यूनिटी आनी चाहिए, तो जिस तरह बाकियों में प्रमोशन होती है इसी तरह FBR में भी प्रमोशन हो, और बाकियों में जो अलाउंसेस दिए जाते हैं FBR में दिया जाए। अगर हम बात करें कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग गैप की, तो ट्रेनिंग गैप बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि हर एम्प्लॉई को साल में 2 दफ़ा एटलीस्ट ट्रेनिंग पे जाना चाहिए, लेकिन 40% ऑफ द FBR ऑफिसर्स लेक एडवांस डाटा एनालिस्ट की ट्रेनिंग, 40% को एडवांस डाटा पे वर्क ही नहीं करना आता, जो कि हमारा ऑटोमेशन में हर चीज़ आ गई है। लिमिटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है एनुअली विच इज़ 20+ नीड है कि 20+ ट्रेनिंग के प्रोग्राम होने चाहिए। वे फॉरवर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग्स एंड स्किल बिल्डिंग होनी चाहिए। ज़ाहिर है कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो फिर इतना एजुकेटेड सिस्टम का सामना किया जा सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग बैठे हुए हैं बाहर के क्वालिफाइड हैं और बड़े बड़े अदारों के क्वालिफाइड हैं, उनको कम्पीट करने के लिए एक आप अनट्रेंड बंदे को बैठा देते हैं, तो जिससे रेवेन्यू लॉस होता है। डबलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बाई 2025 से प्रोग्राम को डबल कर दिया जाए, और कोलैबोरेशन विद OECD एंड IMF फॉर एडवांस AI ड्राइवन टैक्स एनालिसिस की ट्रेनिंग भी करवाई जाए। और उसके बाद ऑन बोर्ड ग्लोबल एक्सपर्ट फॉर द पीरियोडिक स्किल्स की ऑर्डर की जाए। और OECD की पार्टिसिपेशन मॉडल इंडिया मलेशिया ट्रेनिंग ऑफिस एंड ऑल ड्राइविंग ऑर्डर। जिस तरह से इंडिया मलेशिया वगैरह में OECD के साथ ट्रेनिंग के प्रोग्राम बनाए गए हैं, तो पाकिस्तान में भी इस तरह से होने चाहिए। तो जब अच्छे ट्रेंड, ये एक रियलिटी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लाई जो फॉरेन क्वालिफाइड है या वो लम्स का क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आप उसके सामने उस ऑफिसर को बैठा देंगे जिसने पंजाबी में, इंग्लिश में मास्टर्स किया है, जिसको टैक्सेशन की, अकाउंट्स की ABC नहीं आती, तो वो किस तरह उनको कम्पीट कर सकेगा। ये एक समझने की बात है। तो इसलिए एक तो ये है ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर और ऑडिट ऑफिसर को प्रमोट करके डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर लेवल पे लाया जाए, ताकि वो
उन पढ़े लिखे लोगों से उस हिसाब से बात कर सकें, और या फिर बाकी सब को भी साथ साथ इसके साथ बाकी लोगों को भी ट्रेंड किया जाए, इस लेवल का ट्रेंड किया जाए कि वो मल्टीनेशनल के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें। तो अगर हम एफबीआर के एक्सटर्नल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस की बात करें तो करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी इन रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान 140 नंबर है, 180 नंबरों में से 140वें नंबर पे करप्शन में है पाकिस्तान। तो अब ये देख लें कि करप्ट तरीन ममालिक है में इसकी लिस्ट में हम शामिल हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम रेवेन्यू इकट्ठा करें। तो एफबीआर जो है वो करप्शन के उस पर लेबल्स हैं, हो सकता है इस वजह से भी है कि वो आपने उसको लो पेड रखा हुआ है, उसको सैलरीज़ कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर उसके बाद इनकी ग्रेडिंग की जा रही है कि एबीसी में करके करप्ट लोगों को ज़्यादा कम पे दी जाए, बड़ों को ज़्यादा दी जाए। वे टू पे रेटिंग इन एफबीआर है, वेदर एफबीआर आई एस आर नॉट सिविल सर्वेंट्स एक्ट्स नॉट अप्लाई इन द एफबीआर, क्यों नहीं हो रहा। तो वे फॉरवर्ड क्या है, आइदर ट्रीट इक्वल टू द अदर सिविल सर्विसेज आर एक्सक्लूड फ्राम द सिविल सर्विसेज टू गिव द कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ 500 पे रेज। तो एफबीआर के एम्प्लॉइज़ की पे रेज कर दी जाए, तो फिर जिस तरह से मर्जी उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज़ में अगर हम बात करें तो ये सिस्टमेटिक डिले ऑफ आउटडेटेड मेथड यूज़ होते हैं, 30% रिफंड डिले है, 80% रिटर्न स्टिल इन्वॉल्व ऑन द मैनुअल प्रोसेसिंग उन पे हो रही है, और वीक इन्फोर्समेंट, पुअर डिटरनेंस एफबीआर रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसीज आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेंड पीपल नहीं है, तो इसलिए उनको अच्छी तरह से नहीं कर सकते स्क्रूटनी उसकी। तो एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात की जाए तो हमें इकोनॉमिक रियलिटीज़ जो आ रही हैं, इन्फ्लेशन जो है 29.7% है 2023 में, तो जो रिड्यूस द बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंप्लाइंस को कम कर दिया है इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होने की वजह से। फिर पाक रुपीज़ की जो डेप्रिसिएशन हो रही है, जो 280 रुपये का एक यूएस डॉलर हो गया है, तो डोर द टैक्स बेस। इसी तरह पब्लिक डिस्ट्रस्ट जो है 85% डिस्ट्रस्ट एफबीआर पे 85% डिस्ट्रस्ट है पब्लिक को, वो टैक्स जमा नहीं करवाना चाहती और एफबीआर को देना नहीं चाहते, ये भी प्रॉब्लम है। और अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें, दी हिडन रेवेन्यू ब्लॉक होल्स जो हैं हमारे पास, साइज़ जो है 35 to 50% ऑफ जीडीपी जो है पाक रुपीज़, जो 30 ट्रिलियन अनटैक्सड है, ये अनटैक्सड है 30 ट्रिलियन तक। एनुअल लॉस जो है वो 3 to 4 ट्रिलियन ड्यू टू टैक्स अविजन होता है। ये अगर एफबीआर के चैलेंजेस उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए, सैलरीज बेहतर कर दी जाए, उनको चूल्हे उनके ठंडे होने से बचाए जाएँ, तो ये 3 to 4 ट्रिलियन जो है टैक्स अविजन बचाई जा सकती है। रिटेल सेक्टर ओनली 3% ऑफ 3.4 मिलियन रिटेलर रजिस्टर्ड हैं, तो उसके बावजूद 3.4% जो है वो 3% हो रहा है इकट्ठा। केस स्टडीज़ और इंडोनेशिया डिजिटल पीओएस कंप्लाइंस मॉडल 12% इंक्रीज़ इन टैक्स रेवेन्यू इन 2 ईयर। तो जब ये पीओएस कंप्लाइंस मॉडल पे काम किया गया तो इसमें इंडोनेशिया में डिजिटलाइजेशन में इंक्रीज़ आई तो ज़रूरी है। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड एलीट कैप्चर की जो बात है, एक तो हमारी पॉलिटिकल जो है वो है इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, वो इनस्टेबल जो आते हैं वो इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पार्लियामेंटेरियन एंड टैक्सेस की बात अगर करें तो 70% डिड नॉट फाइल देयर टैक्स रिटर्न। लें जी 22 की मुताबिक 70% पार्लियामेंटेरियन जो है रिटर्न नहीं फाइल करते। फ्रीक्वेंट पॉलिसी रिवील्स दैट काजेज द इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी टू द वीक इन्फोर्समेंट। जो इन्वेस्टर होते हैं पॉलिटिशियंस के, उनको जब टैक्स किया जाता है तो वो उसमें इंटरफेरेंस आती है, तो वीक इन्फोर्समेंट हो जाती है। लेक ऑफ एफबीआर ऑटोनॉमी, की टैक्सेशन पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जो है वो ऑटोनॉमी नहीं दी जा सकती। और बिज़नेस एलीट जो है, बिज़नेस टूवर्ड्स एफबीआर जो है वो एफबीआर के नहीं उसको पकड़ रहा। वे फॉरवर्ड स्ट्रेटजिक पिलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरी है कि जिसमें एआई, ब्लॉकचेन और ऑटोमेशन होनी चाहिए। जब सारी दुनिया इन चीज़ों पे आ गई है, एआई, ब्लॉकचेन और ऑटोमेशन पे, तो हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम इस पे प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो ज़रूरी है। पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो हैं
सिंप्लीफिकेशन, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस एंड सेपरेशन ऑफ टैक्स पॉलिसीज़ जो है वो पॉलिसी अलहदा होनी चाहिए और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस अलहदा होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ओपन डाटा, रियल टाइम ट्रैकिंग, जो है ओपन डाटा और रियल टाइम ट्रैकिंग हो ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़े, जो कि लेक ऑफ ट्रस्ट है उसको ख़त्म किया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग जो है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंसेंटिव्स दिए जाएं और बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाए और इंसेंटिव्स दिए जाएं। प्रायोरिटी इन द अदर सर्विसेज ग्रुप, सैलरी एंड कैरियर ग्रोथ जो है इसको तरफ तवज्जो दी जाए। ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट इनिशिएटिव्स करने के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड ऑफ रेवेन्यू ट्रैकिंग का रियल टाइम डैशबोर्ड हो जिसमें ऑफिसर चेक कर रहा हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन टैक्स पे कर रहा है कौन नहीं है, रियल टाइम में पीओएस कहाँ एक्टिव है कहाँ नहीं है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एफबीआर का कॉल सेंटर एंड मोबाइल ऐप फॉर टैक्स इंगेजमेंट के लिए होनी चाहिए। टैक्स पेयर्स एप्रिसिएशन प्रोग्राम होने चाहिए, जैसे कि इंडोनेशिया में पेट्रोटिक टैक्स पेयर और रिकग्निशन मॉडल्स किया गया है, इस तरह की इंडोनेशिया की तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको बेहतर फ्यूचर ऑल टुगेदर करें तो आप मुझे कमेंट करें क्या चीज़ें बेहतरी के लिए की जा सकती हैं, वो मैं उसमें ऐड करूँगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप फील करते हैं कि ये भी होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका इंशाल्लाह प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह टैक्सेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट और इकॉनमी के रिलेटेड आप बातें सुनते रहें, समझते रहें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।